सो गाइस फोर्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप सभी को मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ये सभी चीजें बताई। अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा, प्लीज जाके देखो। क्योंकि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं मतलब मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और आपको ये फिजिक्स का फील्ड पता रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बस क्या पता रहता है, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2। क्योंकि पूरी तरह से कोई बताने वाला नहीं है ना, तो प्रदीप सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है और लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेने वाले हैं। और इसके साथ ही गाइस देखो, हमारा फिजिक्स 2 पूरा का पूरा हमारे दूसरे चैनल पे चल रहा है, राहुल सर का मैथ 2 दूसरे चैनल पे चल रहा है, केमिस्ट्री का पूरा हमारा प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी ये सभी चैनल पे चल रहा है। इस चैनल पे आपके प्रदीप सर का फिजिक्स 1 और आपके राहुल सर का M1 चल रहा है। तो भाई फटाफट स्टडी कंप्लीट करो। मेरा तो देखा जाए ये चैप्टर के पास बस एक ही चैप्टर बचेगा और पूरा 11th का फिजिक्स खत्म खत्म हो जाएगा। विद न्यूमेरिकल सब चैप्टर मैंने करवाया है आप लोगों को, आपने देखा होगा तो वन शॉट वीडियो सब कुछ दिया है। पूरे साल भर आप लोगों के लिए मेहनत किया है। अब लॉज ऑफ मोशन की तो कहानी आप सभी को पता है कि 9 के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। बट वहां जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो चीजें भी बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम स्टोरी सुनना स्टार्ट करेंगे। और स्टोरी के जो पहले हीरो है वो है हमारे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। आपके स्कूल में भी स्किप किया गया है कि नहीं किया गया है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। जो कि मैं यही बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता है तो आगे जाके आप फ्यूचर में उतना चीजें अच्छी नहीं कर पाओगे। और या तो हिस्ट्री में जो गलतियां दोहराई गई है वो वापस वापस दोहरा सकते हो। अगर आपको गलतियों के बारे में पहले पता चल जाए तो आप वो गलती न दोहराओ, इसलिए हिस्ट्री जरूर पता लगा के रखने का। तो एरिस्टोटल पॉलिसी, ये जो फॉल्सी है क्या उनका सरनेम है? नहीं मेरे दोस्त, सरनेम नहीं है। उन्होंने जो गलत चीज किया था, हो सकता है उनको चिढ़ाने के लिए उसका नामकरण कर दिया गया होगा। जैसे हम करते हैं ना, कोई दोस्त ऐसा कुछ करता है तो हम बार बार उसको पिंच मारते रहते हैं। तो एरिस्टोटल का जो फॉल्सी इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें बताई थी और उन्होंने कुछ चीजें कुछ कंडीशन देख के डायरेक्ट बोल दिया था। पर आगे कोई आके खड़ा हो गया होगा, ए सर आपने ये चीजें गलत बोली थी ये। और अगर उनके पास उस चीज को एक्सप्लेन करने का आंसर नहीं है तो भाई वो वही रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे। तो अरे ऐसा एरिस्टोटल के साथ हुआ होगा। उन्होंने जो लॉ दिया, जो लॉ आपको मैं बताने वाला हूँ, जो लॉ दिया है उसको अगर किसी ने खड़े होकर क्रॉस किया कि सर ये ऐसा था, तो अगर इनके पास आंसर होता तो भाई ये सही हो जाते। बट इनके पास उसका आंसर नहीं था, इसीलिए ये क्या हो गलत। और आंसर भी नहीं था और चीजें भी ये गलत तरीके से बता रहे थे, इसलिए क्या था, गलत था। इसके बाद एरिस्टोटल फॉल्सी के बाद गैलीलियो बाबा आए। गैलीलियो बाबा के बाद हमारे न्यूटन बाबा आए। न्यूटन बाबा का तो आप सभी को 3 लॉ पता ही है। लॉ नंबर 1 2 3, तीसरा वाला तो बहुत प्यारा है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन। आपको पता होगा वो वाला लॉ। और वो तीनों लॉ कमेंट बॉक्स में चल जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों, क्योंकि हम सोचो बुक वाले भी एंड जो बुक बनाते हैं उनको भी है कि अभी तक इनका लॉ याद नहीं हुआ होगा। इसीलिए वो हमें 8th स्टैंडर्ड से लॉ सिखा रहे हैं। 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड था और 11th में फिर से दिया हुआ है। तो एरिस्टोटल फॉल्सी क्या बोल रहे थे? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी को मुझे कंटिन्यू कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रखना है। कैसा रखना है? यूनिफॉर्म मोशन में रखना है। तो मुझे क्या चाहिए पता है? अगर मुझे किसी बॉडी को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, मतलब सेम स्पीड में रखना है, तो मुझे कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। उसको कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा तो ही वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मतलब सेम स्पीड में रहेगा। तो नहीं रहेगा। ऐसा एरिस्टोटल ने बोल दिया था। क्योंकि एरिस्टोटल को हो सकता है उस समय स्पेस के बारे में ना पता हो, उस समय वैक्यूम के बारे में ना पता हो। क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है कि अगर किसी बॉडी को हम एक बार मतलब मोशन दे दे तो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, वो अपने स्पीड को चेंज करने वाला नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये सभी न्यूटन बाबा ने बताया था। पर उस समय ये चीजें नहीं पता थी। उन्होंने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में चीजों को देखा होगा और समझा होगा और डायरेक्ट ही बोल दिया कि अगर किसी भी बॉडी को हमेशा सेम स्पीड में रखना है तो हमें हमेशा कंटिन्यू उसको क्या देना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो वो सेम स्पीड में नहीं रहेगा। ऐसा उनका कहना था। जैसा वो जनरली ये चीजों को कैसे समझे थे, उन्होंने एक बॉल को रखा होगा, बॉल कुछ टाइम के बाद रुक गया होगा, तो वो ये देख के सोच लिए होंगे कि भाई ये रुक गया तो अपने यूनिवर्स से सब चीजें ऐसी होगी कि अगर मुझे सबको सेम स्पीड में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तो ही ये सेम स्पीड में होगा। जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर यहां क्यों रुका, इसका रीजन है ग्रेविटी, इसका रीजन है फ्रिक्शन, इसलिए रुका। अगर ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये कंटिन्यू मोशन में रहता। आपको इसको लगातार लगातार एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
समझ में? इस पे एक बार हमने दे दिया, ये कंटिन्यू सेम स्पीड में सेम यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रहता, इसको हमें एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत पड़ती नहीं। यहाँ क्यों रुका? इसका रीजन था ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, इसके कारण ये रुका था। पर उनको लगा कि नहीं यार, यूनिवर्स में जितनी सब चीजें है ना, सबको अगर हमें सेम मोशन में रखना है, सेम स्पीड में रखना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है मेरे दोस्त, किसके? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। बट फाइनली ये उन्होंने आगे गैलीलियो ने आया, गैलीलियो बाबा ने इसको बता दिया कि भाई ये गलत बोल रहे हो, यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि आप यहाँ जैसा भी ग्रेविटी और इसको हटा दूं, एक बार मैं किसी ऑब्जेक्ट जैसे स्पेस में देख लो, अगर मोशन में तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहता है, थोड़ी उसको मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती, किसी फोर्स की जरूरत पड़ती नहीं, और बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहता है। इसीलिए एरिस्टोटल फॉल्स हो गए और इसीलिए उनका नामकरण एरिस्टोटल फॉल्स ही हो गया। बहुत गलत हुआ भाई इनके साथ, कुछ तो उन्होंने बताया था पर फिर भी इनके साथ थोड़ा गलत हुआ है। अब आगे गैलीलियो बाबा आए। गैलीलियो बाबा के बाद सबसे प्यार से जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो थे हमारे न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा ने टोटल 3 लॉ लाया, और ये 3 लॉ के अंदर जो पहला लॉ था ना, वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज को एक्सप्लेन किया, इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब क्या है? इनर्शिया टू रेस्ट, इनर्शिया टू मोशन, और डायरेक्शन के लिए भी इनर्शिया होता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर कोई बॉडी, अगर एक बार हमने मोशन में दिया तो मोशन में ही रहेगा, उसको लगातार फोर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसको रेस्ट में रखने के लिए लगातार फोर्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। और अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। और ऐसा उन्होंने फर्स्ट लॉ के थ्रू दिया था कि अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वैसा ही रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में तो वैसा ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। ये उन्होंने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया था, जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा बस हमने लॉ याद कर लिया है। उन्होंने बताया यही था कि बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। समझ में आया? ये इन्होंने पहले लॉ के थ्रू बताया था। हम अपने उसके स्टेट को चेंज करने के लिए तब हमें किस चीज, अगर हमें उसके स्टेट को चेंज करना है, मोशन से रेस्ट में लेके जाना है, रेस्ट से मोशन में लेके जाना, मतलब स्टेट चेंज करना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अगर यहाँ ग्रेविटी नहीं होता, अगर मैं कोई भी चीज छोड़ देता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, कोई चीज छोड़ देता, तो कंटिन्यू मोशन में, ये नहीं कि तो जाके मुझे धक्का मारने की जरूरत पड़ती। अब सेकंड लॉ आप सभी को पता है, ये वाला, ये जिसके थ्रू हमारा ये बना है। और ये सब मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने ये 8 में भी पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा है, ओके, देन 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो सेकंड लॉ के थ्रू ये था कि रेट ऑफ, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, ऐसा, ये वाला आपको याद होगा, ऐसा हमारा 9th स्टैंडर्ड में ऐसा था, ऐसा mv माइनस mu अपॉन t, ऐसा ही था। और इसको हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट लिया था, और k की वैल्यू को हमने 1 लिया था। प्रोपोर्शनल का साइन को जब भी रिप्लेस करते इक्वल और कांस्टेंट लगता है, बट यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू को हमने क्या लिया था, 1 लिया था। अब दोनों में से m कॉमन आ गया, ये m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, vu अपॉन t। क्लियर? अब ये जो था, ये पूरा, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड लॉ के थ्रू ये वाला फॉर्मूला बना था। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम उतना ही चेंज होगा जितना हम उस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, सामने वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मतलब आपको पता है लीनियर मोमेंटम। ओके, हम रोटेशनल मोमेंटम की बात नहीं कर, लीनियर मोमेंटम। आप बड़े हो गए, पहले बस मोमेंटम बोलते थे, अब जो स्ट्रेट मोशन परफॉर्म करता है, आप जो गोल गोल घूम के करेगा ना, उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। बट अभी सब स्ट्रेट की बात चल रही है। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम, जिसको हमने पी से डिनोट किया था, mv, और बता देता हूँ एंगुलर मोमेंटम को एल से करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो p/r होता है। बट अभी ये जरूरत नहीं है, घूमने वाले रोटेशन की जरूरत नहीं है, अभी ये आपके लिए लीनियर मोमेंटम है। और ये हमने किया था कि मोमेंटम, हम जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, मोमेंटम। ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा।
और मोमेंटम हम जितना जितना हम उसके ऊपर फोर्स बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट पे, उतना उसका मोमेंटम क्या होता है, बढ़ता जाए। जितना फोर्स कम करेंगे उतना मोमेंटम उसका कम होता जाएगा। ये हमारा सेकंड लॉ के थ्रू था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, ये हमारा था सेकंड, और इसके थ्रू हमने ये प्रूफ किया था। और थर्ड वाला तो आप सभी को पता ही है, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, वैसा ही रिटर्न आएगा। और यही न्यूटन बाबा ने बताया था। आपको बहुत सारे एग्जांपल है रॉकेट लॉन्च का। रॉकेट जब इग्निशन करता है, अर्थ पे जब थ्रस्ट लगाता है, फोर्स लगाता है, तो सेम जितना फोर्स लगाता है, दिवाली के टाइम 5 रुपए वाला रॉकेट है तो उतने ऊपर जाता है, 10 वाला जाएगा तो उतने ऊपर जाता है, और जो इसरो लॉन्च करता है वो उतने ऊपर जाता है। क्यों? इसका रीजन है कि वो जो इग्निशन होता है, जितना पावरफुल होगा उतना रॉकेट उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये हमारा थर्ड लॉ था। ओके, और आपने पिस्टल के बारे में, बुलेट्स के बारे में ये सभी चीजें पढ़ी है ओनली 9th स्टैंडर्ड में, तो इस पर ज्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। हाँ, इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे ख्याल से जो टॉपिक मैंने बताया और बहुत मजेदार टॉपिक था, आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।